दोस्तों मैं कुछ सीन दिखाऊंगा यहाँ पर। इन सीन्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है बेसिकली राम जी की जो पिक्चर है, यानी कि आदि पुरुष जो कि यहाँ पर प्रभास रोल प्ले कर रहे हैं, उनको जो है दूध से नहलाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से राम जी की रिस्पेक्ट दिखाई जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये राम जी का किरदार निभाया गया था यहाँ पर इनके द्वारा, और लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए कि ये कहीं पब्लिक में मिल जाते थे तो लोग भगवान की तरह इनको पूज रहे थे। यहाँ पर इस तरीके की कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती थी। ठीक है, अभी जो रामायण यानी कि जिसको आदि पुरुष बोला गया कि हमने रामायण की तरीके से फिल्माया, उसमें क्या बोला गया है, इसमें ऐसे ऐसे डायलॉग है। ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि तेरी पूंछ में आग लगा दी जली ना तेरी। तो यहाँ पर सामने से रिप्लाई आता है, जिनको हनुमान जी का रोल प्ले कर रहा है, कह रहा है कि तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का, तो जलेगी मेरी क्यों, जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब एक तरीके से इन तरीके के डायलॉग के साथ में अपनी जो पर्टिकुलर अगर बात करें उस कल्चर के साथ में, जिसके साथ में लोग इतने कनेक्टेड हैं, पूरा परिवार बैठ के देखा करता था। और आप लोगों को बता दें, ये माना जाता है कि अगर घर में बेटा हो या फिर अगर संस्कार किसी को दिखाने हो, कैसा होना चाहिए, बड़ा भाई छोटे भाई को किस तरीके से रेस्पेक्ट करता है एक पिताश्री की तरीके से, और बड़ा भाई किस तरीके से अपने जो पिताश्री की रेस्पेक्ट करता है और किस तरीके से रेस्पेक्ट दिखाई जाती है, वो सारे के सारे रिलेशन जो है बहुत ही शानदार तरीके से रामायण के अंदर अगर आप लोगों ने देखी है तो इस तरीके से फिल्माए गए हैं कि वो लोगों के अंदर तक उतर जाते हैं। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रामायण जो है वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में लोग सोचते हैं, उदाहरण देते हैं कि छोटा भाई जो है लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। ठीक है, जो एक तरीके से बड़ा बेटा जो है वो राम जैसा होना चाहिए। भरत के अलग से उदाहरण दिए जाते हैं। एक तरीके से सोसाइटी में अगर देखोगे वहाँ पर सीता माता की तरीके से अलग एक तरीके से प्रेजेंट की जाती है एक इमेज। यहाँ पर रावण को भी इस तरीके से दिखाया गया था वहां पर कि रावण भी था, पर एक तरीके से वो रास्ते से भटक गया था, पर लेकिन एक बहुत ही बुद्धिमान पंडित था रावण। ठीक है, उस तरीके से वहां पर दिखाया गया है। और उनके जो एक तरीके से डायलॉग डिलीवरी थी वो इस तरीके की थी कि जो हमारे समाज को बांधने का काम करती थी, एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको समझाने का काम करती थी। बच्चे आज की डेट में जो नए नए आ रहे हैं, अगर वो ऐसी रामायण देखेंगे तो उसके दिमाग में किस तरीके की इमेज जाएगी, जो हमारी कल्चर है उसको किस तरीके से वो लेकर चलेंगे। वैसे आप लोग देखते हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा धुलमित होती जा रही है, पर लेकिन इस तरीके की मूवी प्रस्तुत करना, देखो एंटरटेनमेंट करना एक अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ में इस तरीके की मूवी बनाना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये चीज़ें जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उनको समझनी चाहिए। अगर कोई इस तरीके से आप लोग चीज़ों को दिखाओगे वीएफएक्स डाल के यहाँ पर एक मतलब एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसी न किसी सेक्शन जो सोसाइटी में जो खासकर उस चीज़ के साथ में कनेक्टेड है वो आहत हो गई। चाहे आप लोग किसी भी रिलीजन के बारे में बनाओ, तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनानी चाहिए। अवेयरनेस के लिए चीज़ें लेकर आए, ना कि उन चीज़ों को तोड़े मरोड़े जिसके साथ में लोगों की भावनाएं जुड़ी है, और वो भी पॉजिटिव वे में। अगर नेगेटिव वे में कुछ जुड़ी हो तो चलो भाई साहब तुम इंप्रूव कर सुधार लो, उसको समझ में आता है, पर लेकिन जहां पर पॉजिटिव वे में जुड़ी हो तो तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। वहां पर वो आप लोगों को बैकफायर करेगा ही करेगा। जब टीजर लॉन्च हुआ, टीजर होता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर मूवी आती है। टीजर होता है एक झलक की ऐसा कुछ होने वाला है, फिर आता है यहाँ पर ट्रेलर यहाँ पर ये बताता है कि अच्छा भाई साहब मूवी में कुछ कुछ ऐसा रहने वाला है, और फिर मूवी आती है आप लोगों के सामने। तो जब टीजर आया उस टाइम ही यहाँ पर इसको बाइकआउट की बात चलने लगी थी। 500 करोड़ रुपए लगाकर ये मूवी बनाई गई थी, फिर लगा 500 करोड़ रुपए में काम नहीं चलेगा, लोगों ने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें और यहाँ पर बेसिकली 100 करोड़ जोड़े गए इसको इंप्रूव करने के लिए। पर जो इंप्रूव करने के बाद भी कुछ ऐसे ज्यादा चीजें इसके अंदर लग नहीं रही है जिस तरीके से लोग कुछ तो देखकर खुश हैं, जो कि पुरानी रामायण नहीं देखी है, जो उसके साथ में कनेक्टेड है, उनको तो मजा आ रहा है, वाह क्या डायलॉग बोले जा रहे हैं। पर जो रियलिटी में कनेक्टेड है वो सब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसको जो है बैन कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर अलग अलग एरिया में कब जगह पूरे दिन जो है ट्विटर पर अगर आप लोग जाकर देखोगे यही कंट्रोवर्सी चलती रही कि आदि पुरुष को बैन कर दो। तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई एक मूवी के ऊपर, जो मूवी यहाँ पर बनाई गई है हमारे इस तरीके से कल्चर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसको हमेशा पॉजिटिवली ही दिखाना चाहिए। और मूवी भी किसके द्वारा बनाई गई, प्रभास के द्वारा। इससे पहले अगर मूवी आप लोग देखोगे, जो पहले मूवी आई थी बाहुबली, उसमें पूरी कल्चर को कितने शानदार तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम एक तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था साउथ इंडिया के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं धूमित होता हुआ नजर आया इस मूवी को जब यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। तो मैं कहूँगा बहुत ही एक गलत तरीके से एक प्रेजेंट की जाने वाली ये चीज़ है। अगर किसी भी रिलीजन के बारे में इस तरीके से कोई प्रेजेंट करेगा तो देखो वो रिएक्शन आएगी। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कम से कम समझना चाहिए। एंटरटेनमेंट के और भी यार हजारों तरीके हैं, ये थोड़े ना कि आप लोग इस तरीके से मतलब एंटरटेनमेंट को चीज़ों को लेकर चलोगे, लोगों की भावनाएं बेसिकली आहत होंगी। तो और सबसे बड़ी बात यह कि उसको कम से कम अगर प्रस्तुत भी करना है तो इस तरीके से करो कि जो पुरानी बनी हुई है, जो एक तरीके से
रामायण, उससे ज़्यादा इंप्रूव वर्जन आप लोग लेकर आओ ना, ताकि उससे भी सिस्टमेटिक वे में आप लोग प्रेजेंट करो, उसकी और अच्छी इमेज हो अगर करनी है। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, मान लीजिए एक घर में एक बाप है, ठीक है, तो बाप की इमेज बड़ी अच्छी है, बेटे ने अगर क्या कर दी भाई साहब, धुलमित कर दी, दारू पी रहा है, गांजा फूंक रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो उस बाप ने जो मेहनत की थी वो सारी बर्बाद होगी। अभी यहां पर क्या हो गया, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि अगर वो बेटा बन गया आगे चल के, बाप तो था क्लर्क, बेटा बन गया IAS ऑफिसर, तो फिर क्या होगा। तो यही समझाने की कोशिश की जा रही है, पर्टिकुलर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि उनकी भावनाओं को समझो। वो इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, और उसका भी डिग्रेडेड वर्जन दे दिया आप लोगों ने। तो फिर क्या होगा, रिबोक का रिबुक बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइएगा, किस किस ने मूवी देखी है और किस तरीके से आप लोग इसको ले रहे हैं, क्योंकि आप भी यार एक UPSC एस्पायरेंट है, कल को चलकर आप लोग जो है एक तरीके से एक बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट संभालने वाले हो। आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में कोई मूवी लगी और उसका प्रोटेस्ट होने लगा, तो आप लोग उसको कैसे देखोगे, कैसे मैनेज करोगे, और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर मैसेज दोगे समाज के अंदर, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, बताना जरूर। बाकी आज है 18 जून और आज के दिन जो है वो फादर्स डे बेसिकली सेलिब्रेट किया जा रहा है। फादर्स डे जो है वो 3rd संडे में जून के सेलिब्रेट किया जाता है, और आज है संडे, तो संडे में फंडे बनाते हुए फादर्स डे सेलिब्रेट कर लेना। एटलीस्ट अपने फादर साहब से बात जरूर करना, इतना आप लोगों का होना चाहिए कि कम से कम शर्माते हैं कई सारे लोग, पापा से बात करते हैं, मम्मी से आराम से कर लेते हैं, है कि नहीं तो पापा से बात करना है, शर्माना नहीं है। ये बेसिकली आप लोगों को और ज़्यादा कनेक्ट करेगा उनके साथ में। तो आई लव यू बोल देना, या फिर जो भी मन करे आप लोगों का नमस्ते ही कर लेना, नमस्ते भी नहीं हो रही बहुत दिनों से तो आप लोग देखो फादर का रोल क्या रहता है। फादर किसी भी दिक्कत में क्यों ना हो जाए, वो कभी भी बच्चों को परेशानी में नहीं देखना चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, एक फादर वो इंसान आप लोगों को देखने को मिलेगा जो अपने आप किसी भी कंडीशन में डालकर अपने परिवार को एक तरीके से बोल सकते हैं मुखिया बोल देते हैं, जिसको मुखिया बोलते हैं ना, वो हमेशा आप लोगों को सबसे फटीचर हाल में मिलेगा। और देखना उसके बच्चे जो हैं वो हमेशा लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे, परिवार में हमेशा कोशिश करेगा कि कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये हाल मुखिया के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सोसाइटी में जो रोल होता है पेरेंट्स का, वो बहुत ही अहम होता है यार। उसमें मम्मी या पापा फिर दोनों ले लो। मदर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया था बताना, ठीक है। वैसे फादर को ही नहीं, मदर्स को भी बात कर लेना, ऐसे नहीं कि फादर्स डे है तो फादर से भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग उसको देख सकते हो। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर मदर नहीं है, बाबा दादी नाना नन्नी से अपना बात कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मैसेज आते हैं। जब मैंने मदर डे के बारे में बात की थी लास्ट टाइम की सर माता जी नहीं है, तो देखिए ये भी एक तरीके से बहुत ही दुखद चीज़ होती है। जिनके पास में है नहीं ना वो चीज़, उनसे पूछो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। और जब तक हमारे पास में होते हैं हम लोग उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी यार, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो एक तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को हमारी आंखों में देखना चाहते हैं। एक तरीके से वो चाहते हैं कि जो हमसे नहीं हुआ वो हमारे बच्चे कर लें। हालांकि पेरेंट्स को ये चीज़ें थोपनी नहीं चाहिए, और कोई पेरेंट्स बहुत कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थोप देते हैं, पर लेकिन बच्चों को भी कम से कम ये चीज़ें समझनी चाहिए कि एक तरीके से पेरेंट्स उनके लिए किस हद तक क्या क्या करते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बर्डन लेकर चलना है कि नहीं ये करना है, पर हाँ अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की इस तरीके से कैपेबिलिटी डेवलप करके वो काम कर सकते हैं जो मम्मी पापा के सपने थे उनको पूरा कर सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या यार है। तो इसमें आपकी भी लाइफ सेट हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोग बातें समझ रहे होंगे। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ माई SLV फैमिली मेंबर्स। आज 18 जून है, शानदार डिस्कशन रहेगा, बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा काफ़ी तसल्ली के साथ में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसी के साथ में आप लोगों को ये बताना है बेसिकली आप लोगों ने आज का शेड्यूल बना लिया है क्या। अगर नहीं बनाया तो शेड्यूल जरूर बना लेना, ठीक है। टेस्ट देने के लिए टाइम से पहुंच जाना। 9:30 बजे टेस्ट होगा, एक तो जो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के लिए होगा, दूसरा यहाँ पर सबके लिए टेस्ट होगा, ये होगा 5 बजे शाम को। इसको आप लोग सब कनेक्ट कर सकते हैं, ये करंट अफेयर का टेस्ट होगा, तो इसको सब दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में PDF वगैरह आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारी PDF आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी इकट्ठी, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहने वाला है। फिर एक छोटी सी बात, जितनी भी यहाँ पर जो वीडियो आ रही है गाइडेंस की, सारी वीडियो आ रही है, मैंने बोला था UPSC के गाइडेंस की खासकर, वो सबके लिए फ्री है, उसका कोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप लोग चाहें उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप लोगों के लिए सारी वीडियो है। कल जो वीडियो अपलोड की थी कि कैसे न्यूज़पेपर वगैरह आप लोगों को पढ़ना चाहिए, कैसे उससे चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, वो वीडियो जो है, जो गाइड वाला सेक्शन है ना, जब कोर्स के अंदर जाओगे आप लोग UPSC वाले डेमो के अंदर जाओगे तो वहाँ पर कोर्स में गाइड सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके अंदर में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। और सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो गाइडेंस की है उसका कोई भी चार्ज नहीं है। मैं चाहता हूं कि कम से कम एटलीस्ट आप लोग को गाइड किया जाए आराम से, जिसको जहां से पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, किसी और इंस्टीट्यूट से जहां से भी आप लोगों को पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट गाइडेंस अगर नहीं मिल रहा है आप लोगों को, तो गाइडेंस यहां पर मिल जाए। तो गाइडेंस सारा सबके लिए प्रोवाइड करा जाएगा, चाहे अभी हो चाहे फ्यूचर में हो, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। किसी को ऐप में दिक्कत हो रही है तो वेबसाइट यूज कर लेना, सारी चीजें आप लोगों के सामने अवेलेबल है। फीडबैक जरूर देना जैसा भी हो, और टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना जो मैंने बोला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो ना? कोई जिंदगी में दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है? नमस्ते मैं नहीं कर रहा हूँ, नमस्ते स्कीम का नाम है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से एग्जाम में पूछी जा सकती है। जानेंगे क्या क्या है, किस मिनिस्ट्री की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। कवर किसने की है, पीआईबी ने की है, जो कि इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का सोर्स है। और जो पीआईबी कवर कर लेता है फिर सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम को कवर करती हैं, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर क्यों ना हो। डिटेल में समझेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 के साथ में जो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। स्कीम का नाम है नमस्ते, और ये जो स्कीम है इसको अभी बजट एलोकेशन किया गया, रिसेंट जब बजट बांटा गया उसमें। तो स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है कि स्कीम की फुल फॉर्म क्या है। पहले तो ये बताइए कि नमस्ते का मतलब क्या है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है कि किसी इंसान को अगर आप लोग गड्ढे में उतारते हो उस गड्ढे को साफ करने के लिए, तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। तो उस इंसान की अगर जान जाती है तो फिर कौन इसका सॉल्यूशन निकालेगा, ये बातें यहां पर की जा रही है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये नमस्ते स्कीम आज की नहीं है, ये नमस्ते स्कीम जो है वो 2022 में स्कीम जो है लॉन्च की गई थी जुलाई के महीने में। ये जो स्कीम है यहाँ पर ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर ये किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की नहीं है स्कीम। ऐसे जो लॉन्च की गई थी वो एक के द्वारा की गई थी, पर इंप्लीमेंट दो कर रही है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो तो मेन मिनिस्ट्री होगी, क्योंकि इंसानों की जो तबीयत है वो उसका ध्यान रखने का काम यही करेगी। और जब यहाँ पर साफ किया जा रहा है कोई गटर, तो वो कहाँ से होगा, किसी घर के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, किसी मोहल्ले के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यहाँ पर आ जाएगी। तो ये दोनों मिनिस्ट्री हैं। वैसे तो रटने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस है कि एक तो इंसानों का ध्यान रखती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, और दूसरा यहाँ पर शहरीकरण और जहाँ पर भी जो गंदगी है उसको साफ करने का काम करती है। तो ये दोनों मिनिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलती है। कोई इंसान अगर इस तरीके से गंदगी में उतर रहा है तो आप लोग खुद सोच के देखो कि कितनी बड़ी दिक्कत होगी उसकी लाइफ में, कि वो एक तरीके से ऐसी जगह उतरकर उसको गटर को साफ करता है, और कितनी सारी बीमारी यहाँ पर इस इंसान को लग सकती है। कई बार उस इंसान की डेथ भी हो जाती है इन कंडीशन की वजह से। तो अभी ये इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर इन ह्यूमन प्रैक्टिस के अंदर में आता है कि एक इंसान को गटर में उतार देना, क्या ये इंसानों के हिसाब से देखा जाए तो ये सही है? तो ये बिल्कुल एक गलत और एक घटिया हरकत है, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए मशीन है बहुत सारी जो कि काम कर सकती हैं। पर लेकिन दिक्कत वही है कि जो इंसान जो है, जो इसको इंप्लीमेंट करने वाले होते हैं, कई बार रक्षकी भक्षक बन जाते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में जहां पर मशीन होती है वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर उस पैसे को करप्शन में उड़ा देते हैं और मशीनें नहीं खरीदते हैं, और यहां पर वर्कर को उतार देते हैं। यानी कि जिनको नहीं काम करना चाहिए वही ये काम करते हुए नजर आते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर इसको रोकने की बात की जाती है। तो नमस्ते स्कीम का बेसिक पर्पज क्या था कि एक तो जीरो फर्टिलिटी हो, यानी कि कोई भी अगर ऐसी किसी काम में संलिप्त है उसकी डेथ जो है वो जीरो होनी चाहिए। पहला तो ये इसका बेसिक पर्पज था। दूसरा, यहां पर कोई भी अगर ऐसा काम करना है तो वो स्किल्ड वर्कर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, जिसको ये काम करने में स्किल्ड हो। और ये सारे जो काम होंगे यहाँ पर, ये बेसिकली ऐसा नहीं कि किसी को भी उतार दिया जाएगा और उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि सैनिटेशन अगर कहीं पर भी करना है तो वो ऐसे किया जाएगा कि वो वर्कर जो है वो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि इंसान को उसके अंदर उतार दिया, वो किसी पर्टिकुलर मशीन के थ्रू यहां पर कर सकता है, कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकता है। सेफ्टी टैंक वगैरह उसको साफ करना है तो उसके लिए दुनिया भर की कोई मशीन आती है, तो कोई एक ऐसा काम करेगा। और अगर कोई इस पर्टिकुलर एक सिस्टम में इंडल्ज कोई है तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव कोई लाइवलीहुड, यानी कि ऑल्टरनेटिव कोई काम उसके लिए खोजा जाएगा, ताकि वो जो है इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। ये देखने को मिलेगा। इसमें काम करने के लिए नेशनल और स्टेट लेवल पर जो अर्बन लोकल बॉडी, खासकर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, और नेशनल, स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज, वो मिलकर यहां पर तीनों के तीनों काम करेंगे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और इसी के साथ में अवेयरनेस भी यहां पर बढ़ाई जाएगी। तो ये सारे के सारे इस स्कीम के एम हैं जिनको अचीव करने का बेसिकली स्कीम का पर्पज है, ताकि जो इंसान गटर में उतारा जा रहा है उस इंसान की जिंदगी को जो है थोड़ा सा सुधारा जा सके। तो नमस्ते स्कीम का समझ में आ गया कि नमस्ते स्कीम क्या है। तो ये इस तरीके से स्कीम जो है यहां पर चलने वाली है। अब कुछ और मुद्दे मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। नमस्ते स्कीम में यहां पर बेसिकली सबसे पहले तो यही जरूरी है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि ऐसे काम कर रहे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। दूसरा, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग वगैरह उनको प्रोवाइड कराना, उनको किट वगैरह प्रोवाइड कराना। सेफ्टी और सैनिटेशन की जो एक तरीके से यूनिट है उसको बेसिकली एक्टिव करना। इसी के साथ में जो इंसान अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, कल को कोई दिक्कत होती है तो इंसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइवलीहुड असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, ऑल्टरनेटिव जैसा बताया यहाँ पर। और
और इसी के साथ में जो अवेयरनेस के कैंपेन चलाना, ताकि इस तरह की चीज से इंसान जो है वो दूर हट सके। क्या इसमें किसी की जान गई है? अगर पूछा जाए आप लोगों से आज तक का, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार कई सारे लोगों की यहां पर जान जाती है, और इवन ऐसे एरिया में भी जान जाती है जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि तमिलनाडु एक काफी पढ़ा लिखा राज्य है, यहां पर भी लोगों की जान जाती है 144 के करीब, अगर अब तक का डेटा देखोगे। गुजरात जो कि काफी अच्छा और एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं काफी ज्यादा डेवलपमेंट है, वहां पर भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। कर्नाटका, यूपी में भी ये सारी चीजें काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है, जहां पर इंप्रूव करना चाहिए और कई बार पता भी नहीं चलता है। हरियाणा, यहां पर अगर बात करें राजस्थान, पंजाब, दिल्ली जो कि हमारे देश की कैपिटल है, वहां पर ये हरकतें देखने को मिल रही है, तो और तो बोले ही कहां पर। तो इन्हें कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों की जान जा रही है, तो इसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। रिसेंट में अभी अगर बात करें 2015 में यहां पर 57 लोगों की जान गई, 16 में लगभग 48 लोग जो हैं वो यहां पर ये काम करते हुए उनकी जान गई, 17 में 93 हो गए, 18 में यहां पर 68 हो गए, 19 में 110 हो गए। और ये कौन बता रहा है? ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस जो है उसके द्वारा यहां पर ये आंकड़ा ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो खुद गवर्नमेंट के द्वारा ये आंकड़ा दिया जा रहा है, वो यहां पर ये चीजें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यानी कि इस तरीके से गटर को साफ करते करते जब यहां पर ये कंडीशन होती है, तो यहां पर इसको रोकना जरूरी है। और आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर आज के डेट में आप लोग बातें करोगे कि नंबर ऑफ मैनुअल जो स्कैवेंजर हैं, इनके जो गटर में उतरकर ये साफ करने वाले जो लोग हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, लगभग 63,000, मध्य प्रदेश में 23,000, उत्तर प्रदेश में 17,000, त्रिपुरा में 17, कर्नाटक में 15, पंजाब में है 11, बिहार में है 5, झारखंड में है लगभग 4, बंगाल में है लगभग 2.5। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 1,80,000 के करीब जो लोग हैं आज की डेट में भी ये काम कर रहे हैं। तो ये जो नमस्ते स्कीम है, इसका बेसिक पर्पज ये भी है कि इनको इसमें से हटाया जाए और किसी ऐसे काम में लगाया जाए जहां पर इनकी रोजी रोटी चलती रहे और इस पर्टिकुलर काम धंधे के ऊपर इनको डिपेंडेंट न रहना पड़े। तो ये आप लोग समझिए, यानी कि जहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि ड्राई जो भी यहां पर एक तरीके से कुछ ऐसी ड्राई लेट्रिन वगैरह साफ करना, सेफ्टी टैंक साफ करना, गटर साफ करना, सीवरेज ये साफ करना, ये सारे काम जो है इनको इनह्यूमन प्रैक्टिस के अंदर में माना जाता है। तो इनको रोकने के लिए हमारे देश में कानून भी लेकर आया गया था, जिसको हम लोग PEMSR के नाम से जानते हैं। मतलब क्या इसका? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन, 2013 का कानून था यहां पर ये। और आज की डेट में हम लोग 10 साल बाद ही बैठकर इसको डिस्कस कर रहे हैं कि भाई साहब ये सुधरा नहीं है। तो कानून आना ही सॉल्यूशन नहीं है, कानून को इंप्लीमेंट करना भी जरूरी होता है। तो यानी कि कानून तो आ गया कि हाँ आप लोगों को डिह्यूमनाइज करना है इस प्रैक्टिस को, इसके अंदर इंसान नहीं होना चाहिए, मशीन को इस्तेमाल आप लोगों को करना है। पर इन रियलिटी में क्या ऐसा कुछ हो पा रहा है? इन रियलिटी में तो इंसान गटर में उतर रहा है भाई साहब, तो उसका क्या होगा? तो इसकी वजह से बहुत सारी डेथ जो है यहां पर देखने को मिल रही है। और टोटल अगर 2017 से अब तक की बात करूं मैं, तो 351 लोगों की जान जा चुकी है अब तक भी, जब हम लोग यहां पर बात करते हैं। इसके चलते हम लोग यहां पर स्वच्छता उद्यमी योजना भी लेकर आए कि हाँ कैसे लेकर चलनी है, पर लेकिन इन रियलिटी फिर भी कोई इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है जितना अच्छा इंप्रूवमेंट यहां पर होना चाहिए था। स्वच्छता उद्यमी जो ये योजना है ये 2014 में यहां पर लेकर आएगी। यहां पर ट्विन ऑब्जेक्टिव थे, एक तो यहां पर जो साफ सफाई करनी है और ये प्रोवाइड करना है लाइवलीहुड यहां पर सफाई कर्मचारी को, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2 पर्टिकुलर मुद्दे थे, यानी कि साफ सफाई भी और उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव कोई काम भी मिलना चाहिए। तो स्वच्छता उद्यमी योजना का बेसिक पर्पज ये था कि आप लोग इस तरीके का स्टैंडर्ड तैयार करो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में, ताकि लोगों को इसके अंदर न घुसना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर एक स्कीम भी पूरी की पूरी मार्केट में लेकर आएगी इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो ये सारे मुद्दे हैं। बाकी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या क्या स्टेप यहां पर उठाए गए हैं, कोई आप लोगों से पूछने लगे, तो ये सारे के सारे स्टेप आप लोगों के सामने हैं। यहां पर सबसे पहले तो प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर रिहेबिलिटेशन, जो ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया। मैंने बताया ना पहले एक्ट था, फिर एक अमेंडमेंट बिल और लेकर आया गया। बिल्डिंग एंड द मेंटेनिंग, जो यहां पर मेंटेनेंस ऑफ द, ये यहां पर इनसैनिटरी जो लेट्रिन एक्ट है 2013 का। इसी के साथ में प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज, स्वच्छता अभियान ऐप आया, राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2014 का, जिसके चलते गवर्नमेंट को बोला गया कि आइडेंटिफाई करें जिनकी डेथ हुई है इस पर्टिकुलर पर्पज के अंदर में, और हर एक ऐसे इंसान के परिवार को 10-10 लाख रुपए आप लोगों को प्रोवाइड कराने हैं। क्योंकि ये इंसान की कैटेगरी में नहीं आता है कि इस तरीके से इंसान का इस्तेमाल किया जाए कि उसको एक गटर में उतारा जाए और उतारने के बाद में एक कंडीशन यहां पर देखने को मिले। तो इसीलिए आज से नहीं, इसको सुधारने के लिए बहुत लंबे समय से काम चल रहा है। ये नमस्ते स्कीम तो अभी रिसेंट की आप लोगों को देखने को मिल रही है,
ये पूरा प्रोग्राम ये 1993 से चल रहा है कि इसको रोकना है। पहले था यहाँ पर इंप्लॉयमेंट ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राई लैट्रिन प्रोविजन एक्ट था यहाँ पर ये। फिर 2013 में फिर आया, 14 में फिर आया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, इसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिला फिर से अमेंडमेंट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि हवाबाजी है, बहुत लंबे समय से प्रोसीजर चल रहा है, पर फिर भी अभी भी ऐसे केसेस इवन दिल्ली में भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इनके ऊपर काम करना जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसको लेकर माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यूपीएससी खुद 2016 में क्वेश्चन पूछ चुकी है इससे, राष्ट्रीय गरिमा अभियान नेशनल कैंपेन किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए था। डायरेक्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सीधा सीधा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिहेबिलिटेट करने का ये प्रोग्राम यहां पर चलाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर, नमस्ते स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को बतानी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है। 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव सही आंसर क्या है। एक और क्वेश्चन है, स्वच्छता उद्यमी योजना तो लॉन्च की गई थी सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की उस टाइम पर। स्कीम जो है उसके ट्विन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्लीननेस और प्रोवाइड कराना लाइवलीहुड, जो भी सफाई कर्मचारी रहता है, और लिबरेट करना मैनुअल स्कैवेंजिंग को। ठीक है, ताकि ओवरऑल उनका एक तरीके से यहाँ पर स्वच्छता भारत अभियान को भी इंप्लीमेंट किया जा सके। सही आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो ये आंसर आप लोगों को बताता हूं। पहला क्वेश्चन जो इसका आंसर है आप लोगों को पता है, 2 मिनिस्ट्री मैंने अभी आप लोगों को बताई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर एंड सोशल जस्टिस। तो आंसर सीधा सीधा यहाँ पर ए हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिटेल में सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो इसका आंसर सी है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इवन यूपीएससी ने आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया गया यहाँ पर। ठीक है, बात की जा रही है कि व्हाट आर द एरिया ऑफ प्रोबिट, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोबिटिव लेबर दैट कैन बी सस्टेनेबली मैनेज बाय द रोबोट, यानी कि रोबोट के द्वारा सस्टेनेबली मैनेज किया जा सकता है इसको यहाँ पर, ताकि इंसानों का उसमें न उतारा जाए। तो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोगों से। तो यूपीएससी भी यहाँ पर इसको इतना सीरियसली ले लिया टॉपिक को कि यार हाँ, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए ताकि इन चीजों को रोका जा सके। अब यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां पर ऐसे टॉपिक अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले आते हैं, कहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। नमस्ते स्कीम क्या है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ में एक और स्कीम हम लोगों ने यहां पर कवर कर ली, स्वच्छता उद्यमी योजना, वो भी आप लोगों को क्वेश्चन भी उसका अटेम्प्ट करा दिया। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी, और 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अटेम्प्ट और आंसर राइटिंग भी है ना। टॉपिक तैयार, अब कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, इसको दूर किया जाएगा। ओके, ये आर्टिकल जो है डाउन टू अर्थ के द्वारा कवर किया गया, और डाउन टू अर्थ अगर किसी आर्टिकल को कवर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि डाउन टू अर्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो इसके साथ में हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे। काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा इस आर्टिकल में, और कुछ नई नई चीजें जो है आप लोग जान पाओगे। तो वही नहीं कि जब चीजों के बारे में पता होता है तो फिर सॉल्यूशन भी निकाल पाते हैं। तो समझेंगे पूरे आर्टिकल को। दोस्तों ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 3 में जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये अभी न्यूज में है, आखिर क्यों वो भी बताऊंगा, और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल कनाडा के अंदर में 5th इंटरनेशनल मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस देखने को मिली। तो इसके तहत में यहाँ पर फोकस ये किया गया कि आज की डेट में जो पानी के नीचे जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इंसान ने इतनी ज्यादा अतकी मचा रखी है जिसकी वजह से यहाँ पर पानी के नीचे जो जीव जंतु हैं उनकी भी जान जो है वो खतरे में आज के डेट में पड़ने लगी है। पानी के अंदर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉलीथीन जो है बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी, पानी का एसिडिक नेचर आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी इसके ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग नहीं, जब अपना तेल वगैरह क्रूड ऑयल लेकर आते हैं, कभी उसका जहाज उड़ेल देते हैं, कभी हम लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो वहां पर अपने जाल छोड़ाते हैं जिनमें वो फंस जाते हैं। मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन आज की डेट में देखने को मिल रही है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक फंडिंग की भी जरूरत है। तो फंडिंग गैप भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो फंडिंग गैप ऑफ मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि कहने के लिए तो बोलते हैं कि पैसा देंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, पर जब पैसा देने की बात आती है तो फिर हो जाते हैं फुर। ठीक है, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखने के लिए अभी यहां पर कनाडा के अंदर में ये 5वें नंबर की 5th मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस देखने को मिली। बेसिकली ये कनाडा के अंदर में हुई, तो इसलिए आप लोग यहां पर एक तरीके से इसके बारे में नाम कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात की जा रही है। और थोड़ा सा आप लोग ये भी समझ सकते हैं, अभी रिसेंटली 15th कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर,
जो कि पार्टीज जो यहाँ पर 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 2022 में अभी देखने को मिली थी। तो उस टाइम पर एग्री हुए थे कि 30% जो लैंड एरिया है और ओशन एरिया है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। याद आया कुछ? मैंने 30-30 बोला था। वो कहाँ हुई थी? पहले कनाडा में हुई थी, पहले चाइना में हुई थी और फिर उसका दूसरा पोर्शन कनाडा में आप लोगों को देखने को मिला था। डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2 पार्ट में वो बेसिकली मीटिंग हुई थी। उसमें भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की गई थी। किसको याद है? 30-30 बोला था मैंने कि 30-30 प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। याद आया कुछ? और 30-30 कब तक? 2030 तक का। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यार, ये तो आप लोगों को माइंड में एकदम आ जाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिलाकर 17 ऐसे गोल हैं जो कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि गरीबी मिटा देंगे, भुखमरी मिटा देंगे, अच्छी हेल्थ रखेंगे, अच्छी एजुकेशन सबको मिलेगी, जेंडर इनइक्वालिटी हटा देंगे। इसी में एक गोल है, गोल नंबर 14, यानी कि 14वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करता है। यानी कि जमीन के नीचे नहीं, पानी के नीचे की बात की जा रही है। लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करता है 15 और क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है 13। तो इसके बीच में है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो लाइफ है उसको कैसे प्रोटेक्ट करके चलना है, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जाती है। देखिए सबसे जरूरी क्या है कि हम लोग चीजों को प्रोटेक्ट करके रखें। और चीजों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा? जब हम लोग उनके बारे में सोचे। हम लोग सोच ही नहीं रहे यार, अपने अपने बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तो मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में हम लोग को फोकस देना है, उनको सस्टेनेबल बनाना है और यही टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। और ये गोल जो है 2030 तक हम लोग को अचीव करने हैं। तो कितना अच्छे से अचीव कर पाते हैं? क्योंकि इससे पहले जो गोल थे उनको हम लोग बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG। पर लेकिन 2015 के बाद में स्टार्ट हो गए आप लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर अगर आज के दिन में हम लोग बात करें तो इनको सस्टेनेबल बनाना है। और जो मेरीन प्रोटेक्टेड यहाँ पर एरिया है ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि 70% यहाँ पर अंडर फंडिंग आप लोगों को प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे जिसमें पैसा मिल ही नहीं पाता है। ओवर कमिटमेंट कर देते हैं। जैसे नहीं आप लोगों को बोलो कि आज शाम तक जो है आप लोग जो है लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर खत्म कर लेना। सर बस 3 चैप्टर 10 निपटा देंगे शाम तक। मैंने कहा अच्छा शाम को मिलता हूँ, शाम को मिल रहे हैं। अब वो ना काम पड़ गया था सर, 1 चैप्टर कंप्लीट कर पाए, पक्का कल ना 20 कर लेंगे हम लोग। मैं कहा ठीक है कल मिलते हैं। वो ना 3 ही हो पाए सर, बाकी ना परसों ना हम 35 कर देंगे। 17 और बचे थे और जोड़ दिए उसमें 35 हो गए टोटल मिलाकर। तो ऐसे कमिटमेंट करो जो पूरे कर सको, ना कि ऐसे कमिटमेंट हवा हवा में ये कर देंगे आज तो वो कर देंगे। जब करने बैठते हैं फिर दिखता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अपनी कैपेबिलिटी को भी बेसिकली समझो, क्योंकि सामने वाला तो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ गया कि भाई 10 चैप्टर खत्म करेगा आज बंदा फिर नहीं कर रहे हो तो फिर सामने वाले को भी एक तरीके से लगेगा कि फेंकता है यार ये तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जरूरी है कि इन चीजों के ऊपर हम लोग फोकस देकर चलें। तो क्या करेंगे? नॉलेज शेयरिंग का फंडा रहेगा एक तो, कि यहाँ पर मिलकर एक दूसरे के साथ में नॉलेज शेयर करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अच्छा मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, तुमने ये पढ़ा, उस चैप्टर में पता है कछुए को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अच्छा मेरे वाले में तो फिश को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तुमने फिश के बारे में पढ़ लिया, मैंने कछुए के बारे में पढ़ लिया, चलो मिलकर बातें करते हैं दोनों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो नॉलेज शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ में बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है? मैंने ना ऐसा माहौल बना दिया कि कोई भी मछली मरती नहीं है। अच्छा क्या किया? ऐसा कर दे कि उनका पानी जो है ना बदलता रहता हूँ, उनको ना टाइम पे खाना खिलाता रहता हूँ। अच्छा यार मेरे कछुए तो मर जा रहे हैं, मैं भी ऐसे ही करूंगा, आज के बाद मेरे कछुए मरने बंद हो जाएंगे। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो कैसे यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों को कैसे लेकर चल सकते हैं, तो ये सारे एक दूसरे के साथ में बैठकर डिस्कस करते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो आपस में बैठकर नहीं कहीं पर बैठकर बोला जाए शांति में पढ़ लो तो नहीं पढ़ेंगे। ये वही लोग हैं जो एट द एंड ऑफ द डे बैठेंगे और बोलेंगे पेपर से 2 दिन पहले तूने जो पढ़ा जल्दी जल्दी बता दे तो बेस्ट प्रैक्टिस शेयर की जाती है यहाँ पर। कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये डराने के लिए आ जाता है, ये पर्टिकुलर प्रजाति खत्म होने वाली है, इसको IUCN की रेड लिस्ट में डाला जाए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये वही रेड लिस्ट वाली आंटी है, ठीक है IUCN। तो ये अपना काम यहाँ पर करती है। तो इसमें कौन कौन आकर बैठते हैं भाई साहब? सब वो लोग आकर बैठते हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है कभी ना कभी, ठीक है। यानी कि इसमें सारे आकर बैठेंगे जिनको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, जो इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इस सब्जेक्ट पे एक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। यानी कि साइंटिस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जिनको साइंटिफिक नॉलेज है, बेस्ट प्रैक्टिस जो भी रहेगी यहाँ पर, तो कोई पॉलिसी बनाने वाला है, कोई यहाँ पर प्रैक्टिशनर है, कोई स्टेक होल्डर है जो कि पैसा भी लगाएगा अपना, तो सब आकर बैठेंगे और सब बोलेंगे कि मैरीन जो भी यहाँ पर एरिया है प्रोटेक्ट करना है इस पर्टिकुलर एरिया को, और सस्टेनेबली इसको लेकर चलना है। और बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी गोल भी अपने बनाने हैं कि भाई साहब इसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना ही करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए टारगेट रखा गया यूनाइटेड नेशन डेकेड। डेकेड मतलब 10 साल, यानी कि एक दशक, 21 से लेकर 30 तक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओशन साइंस के ऊपर फोकस करेंगे। अब बोल तो दिया है, अब कितना फोकस करेंगे या फिर चाय समोसा पीकर निकलेंगे वो आप लोग को बताऊंगा 2030 के बाद में, ठीक है।
सुनना तो नहीं छोड़ोगे डिस्कशन सिलेक्शन के बाद में, सुनते रहना तभी तो जानोगे 2030 के बाद में क्या हुआ है। अगर सुनना छोड़ दे तो फिर क्या होगा, फिर तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा यार, है? मतलब कहने का यहाँ पर ये मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि अपडेट रहना है। अच्छा, कौन कौन ऐसा है कि उसको लग रहा है कि बस एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में ये लेक्चर ही खोल के नहीं देखना है मुझे जिंदगी भर बहुत पढ़ लिया ऐसा कुछ फील होता है क्या अंदर से, या फिर लगता है कि नहीं यार ये तो ऐसा लेक्चर है सुनते रहेंगे कहीं ना कहीं जिंदगी में जब टाइम मिलता रहेगा। बताओ कैसा फील होता है, बताओ चलो मुझे अभी फील हुआ, मैंने कहा आधे तो ऐसे हैं जो टाइम देखते रहते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया यार दिमाग खराब हो गया यार, तो उसके बाद में तो मुझे लगता नहीं कोई खोलेगा भी, या है कोई सा ऐसा जो कि उसके बाद भी खोल रहा है। अगर खोल रहा है तो अच्छी बात है, बच्चों के काम आएगा आप लोगों के मैंने ये मत बोल देना कि हाँ हमको भी पढ़ाया, बच्चों को भी पढ़ लो वीर सर से जाके, खुद ही पढ़ा लेना थोड़ा बहुत, ओके चलिए आगे चलते हैं। मजाक थी, कोई नहीं, आपको भी पढ़ाऊंगा, आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि रिवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब रिवेन्यू रहेगा, नहीं कहते हाथ में 2 पैसे रहेंगे तो कुछ काम कर पाएंगे, तो रिवेन्यू जनरेट करने की बात की जा रही है। दूसरा, अलग अलग लेवल पर कुछ स्टैट्यूटरी और कुछ नॉन स्टैट्यूटरी, यानी कुछ तो ऐसे प्रोग्राम बनाए जाए जिनको बाकायदा सिस्टमेटिक वे में कानून के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाए, और कुछ ऐसे कि हाँ अपने आप ही बोल दे कि भाई साहब हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। टूरिज्म एक ऐसा एरिया है जो कि आज की डेट में समुद्र का टूरिज्म, स्पेस का टूरिज्म, जंगल का टूरिज्म, गांव का टूरिज्म, मंदिरों का टूरिज्म, मस्जिदों का टूरिज्म, हर जगह टूरिज्म को ठूसने की कोशिश की जाती है। उसके चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जहां जहां पर टूरिज्म गया वहां पर पोल्यूशन भी गया, वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया की शांति भी भंग होती नजर आती है। पैसे तो आ जाते हैं पर लेकिन इन्वायरमेंट भी बर्बाद होता हुआ आता है। जंगलों में टूरिज्म ठूस दिया ले जाकर, बेचारे जानवरों की अतकी मच गई उनकी जिंदगी में, तो इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गेस्ट हाउस भी बनाने हैं वहां पर रुकने के लिए, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। तो डिफोरेस्टेशन बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर निकल कर आती है। कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सी फेसिंग हमको मकान बनाना है भाई साहब, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसके ऊपर भी काम करना है। कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो ये सारे वो एरिया हैं जिनके ऊपर काम करना है, ताकि इन चीजों को हम लोग ढंग से लेकर चल सकें। तो ये कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये है कि हम लोग को इनके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे किसी चीज के बारे में, देखो वो चलती रहती है और चलती रहती है, एक टाइम ऐसा आता है फिर लगता है यार ये तो खत्म हो गई, इसके बारे में तो हम लोग को पहले ही सोचना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए पहले ही चेक कर लो कि चीजें खत्म तो नहीं हो गई उससे पहले ही। अगर घर में धूप बत्ती जैसे जलाते हो, पता चला धूप बत्ती खत्म हो गई, उसके बाद मेरे यार धूप बत्ती खत्म हो गई, ठीक है। खासकर ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, घर में नमक खत्म हो गया, ठीक है, ध्यान ही नहीं दिया, तो चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में। अभी अगर बात करूं आप लोगों से मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, तो ये ऑल पार्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। कल को मैनमेड एक्टिविटीज के बारे में यहां पर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। कैसे प्रोटेक्टिव मैनेजमेंट नेचुरल एरिया जो कि यहां पर प्री डिफाइन किया गया है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर फोकस देना है। देखिए आप लोग बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे काट दिए, ठीक है, खत्म हो गए। एक पेड़ अगर हम लोग जड़ से काट दें, एक तो वो काम कर दिया, और दूसरा उस पेड़ को अगर टाइम टू टाइम हम लोग उससे फल लेते रहें, उस पर टहनियां काटते रहें, उस पेड़ को जिंदा रखें, तो सोचो वो हमेशा एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाती है। पर लेकिन एक बार काट के खत्म करेंगे हम तो सारे अंडे एक बार निकालेंगे, तो भाई साहब फिर तो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसी के साथ में स्पीसीज प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर देखो ये सारी चीजें देखिए, अब हम लोग बात करें कि ऐसा ऐसा कुछ हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, पर लेकिन जब हम लोग इनको संसाधनों को हम लोग इस तरीके की चीजों को हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, ऐसी हम लोग इकाई बनाते हैं, तो तब हमारी समझ में आता है। तो ये क्षेत्र वो हैं जो अनुमानित हैं, एक तरीके से परमिटेड है, और नॉन परमिटेड यानी कि एक तरीके से ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कुछ एरिया, खासकर अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे जोन क्रिएट किए जाते हैं कि इनको यूज किया जा सकता है। तो कितना परमिट करना है, कितना परमिट नहीं करना है, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। और एक इसी के साथ में जो आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, खासकर अगर उसके बारे में आप लोग बात करें तो इसको कैसे लेकर चलना है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग को अपना एक आसपास वाला जो सोल्यूशन, एक तरीके प्रॉब्लम निकल रही है, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी इंपैक्ट डालता है, क्योंकि ओशन का लेवल बढ़ता है, कोस्टल एरिया में दिक्कत देखने को मिलती है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। तो मेरीन जो एरिया है वो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो एक नेचुरल सोल्यूशन यहां पर आना चाहिए जो कि नेचर का बेस हो, यानी कि नेचुरली चीजों को लेकर चलना है, ना कि अपनी कोई चीजें थोपनी है उसके ऊपर में। तो ये जरूरी है। तो इसी के चलते मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात जब हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर नीड है कुछ चीजों को फोकस करने की। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जरूरी है, नहीं करेंगे तो चीजें बर्बाद हो जाएंगी। इसी के साथ में सस्टेनेबल फिशरी जरूरी है। इसी के साथ में यहां पर क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है जरूरी है। रिसर्च और एजुकेशन जरूरी है, और इकोनॉमिक बेनिफिट तो होंगे। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी चीज को, ठीक है।
खासकर ये बोल सकते हो कि जिस चीज़ की इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है वो आराम आराम से खत्म होती चली जाती है इस धरती पर से, क्योंकि हम इंसान उन्हीं चीज़ों को अपने पास में रखते हैं जिनसे हमको फायदा होता है। जिस चीज़ से हमको फायदा नहीं है उन चीज़ों को हम लोग खत्म करते जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। तो अगर बात करूं आप लोगों से यहाँ पर मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि जो दलदली फॉरेस्ट नहीं होते हैं खासकर कोस्टल एरिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोगों को और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, वो भी डिग्रेड होते जा रहे हैं। आप लोगों को याद है अभी हमारे देश के अंदर में बजट में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया मैरीन एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, एम से उसका नाम है, बताइए, देखिए देखता हूँ कौन कौन बताता है। बजट वाली वीडियो देखिए नहीं देखिए तो फिर भाई साहब क्वेश्चन पछताओगे जब एग्जाम में जाकर बैठोगे, देख लेना एक बार उसको, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग इन चीज़ों को काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा इन्वायरमेंट में आप लोगों को रिलीज होती हुई नजर आएगी, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि आज की डेट में जो एक पैटर्न है ना धरती पर, अगर उसमें हम लोग कुछ इंटरफेयर करने की बात करेंगे तो दिक्कतें निकलती हुई नजर आएंगी। तो बहुत सारे तरीके तो हैं कि हम लोगों ने मिलकर बैठकर कि हाँ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, पर लेकिन इन रियलिटी ग्राउंड लेवल पर उसका इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है, ये दिक्कत है। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर कई सारी ट्रीटी, कंजर्वेशन और एग्रीमेंट्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया से। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ सेटेशन ऑफ ब्लैक सी के बारे में बात की जा रही है, मेडिटेरेनियन सी के बारे में बात की जा रही है, और इसी के साथ में जो यहाँ पर अटलांटिक एरिया है उसके बारे में बात की जा रही है। स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया टू कंजर्व इस पर्टिकुलर एरिया में जो सेटेशन बेसिकली बोला गया है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट लेकर आए गए, बर्न कन्वेंशन। बर्न कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है याद रखना। 1979 में फोर्स किया गया, बेसिकली फॉर्मुलेट किया गया, फोर्स किया गया 1982 में यूरोपियन स्टेट्स के लिए, CITES। इसके बारे में तो डिस्कस किया कई बार, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा, यानी कि फ्लोरा एंड फ्योना, पेड़ पौधे जीव जंतु सबके लिए होता है। 1973 में यहां पर ये पिक्चर में लेकर आया गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन हैबिटेट, ये डायरेक्टिव्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूरोपियन कम्युनिटी काउंसिल के द्वारा 1992 में। देखिए इन्होंने ना पहले इतनी अतकी मचा दी थी कि इतने सारे एग्रीमेंट लाने पड़ गए चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप लोग खुद सोचो, किसी देश में दुनिया भर के रेप के केसेस आ रहे हैं तो वहीं पर तो कानून बनाएंगे कि रेप को खत्म करने हैं। चाइल्ड लेबर के केसेस आ रहे हैं, चाइल्ड मैरिज के केसेस आ रहे हैं, तो रोकने के लिए कानून वहीं पर बनाया जाएगा ना। तो इसका मतलब यहां पर इन्होंने अतकी मचा रखी थी अगर इन एरिया में आप लोग देखोगे। इसी के साथ में CCAMLR यानी कि बात की जा रही है कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अटलांटिक मेरीन जो लिविंग रिसोर्सेज हैं उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो कई सारी मछली जो है यहाँ पर खासकर वो अनरेगुलेटेड तरीके से इंक्रीज हो गया, जैसे क्रिल करके एक काफी ये यहाँ पर एक तरीके से इंपैक्ट डालने वाला ये मछली का एरिया था, ये सदर्न ओशन के अंदर में बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके द्वारा कई सारे एग्रीमेंट बनाए गए। यानी कि वैसे तो हम रुकेंगे नहीं, हम लोग को अपने ही पैरों में अपने आप एरिया डालनी पड़ेगी, ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आप लोग के सामने है, ये सारे कानून। हमारे देश के अंदर में भी क्या ऐसा कुछ है? जी हाँ, हम थोड़ी ना पीछे हैं, हमने भी यहाँ पर मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया अपने देश के अंदर में इसके लिए कानून बना रखा है। टोटल मिलाकर इंडिया के अंदर में 33 नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यहाँ पर कंट्री के अंदर में ये बेसिकली MPA के अंदर में डाला गया है, यानी कि मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में डाला गया है। यानी कि इसके अंदर में आप लोगों को यहाँ पर पानी और जीव जंतु है उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मेरीन नेशनल पार्क और मेरीन सेंचुरी इन द गल्फ ऑफ कच्छ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। भितरकनिका नेशनल पार्क, इसी के साथ में भितरकनिका सेंचुरी आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है, जो कि इस कैटेगरी में यहाँ पर डाली गई है। तो टोटल मिलाकर 31 ऐसे एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा और टोटल मिलाकर यहाँ पर 4.01% जो ऑल प्रोटेक्टेड एरिया है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये एरिया नजर आ जाएगा। और अगर इसको मैप में आप लोग समझना चाहते हैं तो ये आप लोगों के सामने मैप भी है कि कहाँ कहाँ पर ये एरिया देखने को मिल रहा है। तो अगर इनमें से आप लोग किसी भी अपने एरिया में यहाँ पर इसको काउंट करते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं टोटल कोस्टल कितने राज्य हैं आप लोगों को पता ही है, एक बार और बता दीजिएगा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो कि कोस्टल एरिया की स्टेट बाउंड्री है, बेसिकली कोस्टल एरिया सबसे ज्यादा है जो बाउंड्री टच करता है ओशन के साथ में। और ये सारे अगर आप लोगों में से किसी के भी एरिया में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर चिल्का हो गया उड़ीसा के अंदर में, ठीक है, ऐसे ही पुलिकट हो गया, कृष्णा हो गया, ये सारी कई बार आप लोगों से डिस्कस की गई हैं आधे से ज्यादा चीजें। तो ये सारे मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है हमारे देश के अंदर में, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके।
कोई दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिले। अब मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया में भी कोई तो ऐसा कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, कोई ऐसा थोड़ा कम काम चल जाएगा, तो इसकी भी कैटेगरी बनाई गई है अलग अलग, ठीक है। जैसे कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 जिसमें नेशनल पार्क वगैरह डाले जाते हैं, ये सारी कैटेगरी भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, रटनी नहीं है, पर कभी अगर लेकर बैठोगे किताब और रिवीजन करना है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो। नेशनल पार्क सेंचुरी जो है वो एंट्री एरिया आप लोगों को मैंग्रोव्स वगैरह ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर में मेजर पार्ट ऑफ मेरीन जो सम पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एरिया के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सैंड वगैरह वाला यहां पर एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पर, तो इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया गया है। यानी कि अलग अलग तरीके से किसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। अब किसी इंसान की हाइट मान लीजिए 6 फीट है, अब उसको खाना उसके हिसाब से देना पड़ेगा, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से फुलफिल करनी पड़ेगी। एक इंसान की हाइट जो है वो 5 फीट है तो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, वेट कम है तो वेट के हिसाब से आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं कितना प्रोटीन इनटेक होना चाहिए, तो वही चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसकी हाइट ज्यादा वही खाना ज्यादा खाता है, कभी बार कम हाइट के भी अच्छे खासा डाइट होती है लोगों की, तो उसको ऐसा नहीं देख सकते, पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम यहां पर करना है, मैं यहां पर ये बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। इससे क्वेश्चन बन सकता है क्या, बात की जा रही है, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अराउंड द वर्ल्ड जो मैरीन हैबिटेट्स हैं वो एक्सट्रीम डेंजर में आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इसके ऊपर कमेंट करना है आप लोगों को, ऐसा कुछ है या नहीं, आप लोग सहमत हो या फिर नहीं, बताइए जरूर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहां पर, मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात की जा रही है। कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन यूएनएफसीसी और इसी के साथ में यहां पर जो होस्ट कंट्री है उसके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो गोल है यहां पर अचीव करने के लिए कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज वर्ल्ड मेरीन बायोडाइवर्सिटी, तो क्या है सही आंसर, नहीं सही नहीं, इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। इसको पढ़ लिया करो वरना अपन ये कहते हैं कि क्या कहते हैं लुटिया डूब जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में एक और क्वेश्चन है। बात की जा रही है कि ये इन्वॉल्व करता है प्रोटेक्टिव मैनेजमेंट और नेचुरल एरिया अकॉर्डिंग टू द प्रीडिफाइंड जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसी के साथ में ये क्रिएट करता है एक तरीका, यहां पर नहीं कहते एक तरीका एरिया जोन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि परमिटेड है और नॉन परमिटेड एरिया है विद इन द जोन। इसी के साथ में यहां पर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन निकालता है ताकि क्लाइमेट चेंज जो है उसको कैसे अडेप्ट करना है, कैसे मिटिगेट करना है, उसके ऊपर फोकस दिया जा सके। 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव सही आंसर क्या है। तो पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर है ए, यानी कि 1 स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों, एक स्टेटमेंट करेक्ट है मतलब, ठीक है, ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये है क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट 1 है, बाकी सेकंड करेक्ट है यहां पर, तो आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट पूछता तो आंसर बी हो जाता, ओके। इसमें बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहां पर बोला गया करेक्ट है, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, तो यहां पर आंसर क्या है, सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जो कि यहां पर आप लोग इनको पढ़कर देख सकते हैं। जो भी आप लोगों से डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, तो आंसर यहां पर डी हो गया, और ये हो गया आप लोगों का आंसर राइटिंग वाला एरिया, ओके। तो जो कनाडा वाली बात बताई है और 30/30 वाली बात बताई है, ये एटलीस्ट आप लोग कम से कम जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जो बातें बताई हैं वो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये वो एरिया है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया आप लोग को बता ही दिया, इसी के साथ में क्या क्या ट्रीटीज वगैरह हैं और देश के अंदर में क्या क्या प्रोविजन है, ये कुछ बातें हैं कहां कहां पर हमारे देश के अंदर में चीजें पाई जाती हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग। टॉपिक तैयार न हो तो बताना, इस तरीके से तैयार करना, और कंफ्यूजन यहीं छोड़ के जाना, साथ में नहीं, ठीक है। यहाँ आए हो तो कंफ्यूजन लेके जाने का कोई सवाल बनता नहीं है। फीडबैक जरूर देना, जैसे भी लगता है लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यार, जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी और मिनरल्स वाले सेक्शन में आप लोग जाकर इसको कनेक्ट कर सकते हो। अभी हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा यहाँ पर अभी एक एस्टिमेशन लगाया गया कि लिथियम के 5.9 मिलियन टन हमारी कंट्री के अंदर में, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में जब आप लोग जाओगे तो वहां पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर एक रियासी जिला है जिसके अंदर में यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसका नाम है सलाल हेमना, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में काफी लार्ज स्केल पर लिथियम पाने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो ये तो पर्टिकुलर न्यूज हो गई कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकलती है, आखिर लिथियम का फायदा क्या है। दोस्तों आज की डेट में अगर आप लोग किसी भी एरिया में अगर जाकर आप लोग एक बार उंगली रख दोगे, चाहे वो इंडस्ट्री और मशीनरी वाले एरिया में जाएं, चाहे मोबाइल डिवाइस फील्ड या फिर वॉच या फिर लैपटॉप कंप्यूटर इसके एरिया में आप लोग जाएं, एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप लोग जाएं, चाहे इवन अगर आप लोग अपने कम्युनिकेशन फील्ड में सैटेलाइट इन सब चीजों के बारे में आप लोग बात करते हैं, यहां पर भी जाएं, हर जगह आप लोगों को आज की डेट में बैटरी का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है।
और यही बैटरी जो है ये लिथियम आयन बैटरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसी से ये बैटरी यहां पर बनाई जाती है। ये जो इतना इंपॉर्टेंट सोर्स है आज की डेट में, अगर आने वाले टाइम में मैं आप लोगों से बातें करूं, अगर आज की डेट में आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपनी जिंदगी को डिपेंडेंट करना चाहते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी तो आप लोग सूरज से या फिर जो विंड से एनर्जी जनरेट करोगे उसको भी सेव करने के लिए आप लोग को लिथियम आयन बैटरी की ही आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप लोग बाद में उस एनर्जी को इस्तेमाल कर पाओगे। इसी के साथ में जब आप लोग आज के डेट में बैटरी की गाड़ी, बैटरी की स्कूटर, बैटरी की ऑटो रिक्शा, बैटरी के बड़े बड़े आप लोग आज के डेट में जो व्हीकल चलाने की बातें कर रहे हो, वो सब की सब बैटरी अगर लिथियम आयन बैटरी यहां पर हम लोग हमारे देश में रहेगा तो अपने ही देश में हम लोग इनको बना पाएंगे। दूसरे देश के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं खत्म होती है यहां पर नजर आएगी। तो जो भी आज की डेट में यहां पर लिथियम आयन बैटरी के बारे में किसी भी फील्ड में आप लोग जाकर बोल दो, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या फिर पोर्टेबल अगर एनर्जी के बारे में बात करें, बहुत सारे ऐसे होंगे आज की डेट में भी जो अपने साथ में जो जैसे बैटरी अगर मोबाइल की डाउन हो जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा उसका एक ऑल्टरनेटिव लेकर घूमते हो, ठीक है, जिसको पावर बैंक बोलते हैं आप लोग, है कि नहीं। ये सारी चीजें जो आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट या कोई भी पर्सनल इक्विपमेंट जो आप लोग यूज करते हो, इवन सेविंग करने के लिए जो आज की डेट में जो बेसिकली जो मशीन आती है उसके अंदर भी बैटरी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हर एक चीज आज की डेट में आप लोग जो बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आप लोग लिथियम आयन बैटरी जो है वो आप लोग बोल सकते हो कि उसका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। तो सोचो अगर ये सारा का सारा रॉ मटेरियल जो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, हालांकि सारा खरीद कर लेकर नहीं आते, हमारे देश में मिलता है, पर लेकिन अगर ये सारा का सारा मटेरियल हम लोग अपने ही देश में से निकालने लगे, किसी बाहर के देश पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो न रहे, तो कितनी अच्छी ये एक तरीके से हमारी पोजीशन रहेगी। तो इसीलिए यहां पर ये काफी ज्यादा अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया है। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आप लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूं ताकि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सको। जो यहां पर शब्द यूज किया गया है इसका मतलब होता है अनुमानित रिसोर्सेज, यानी कि पाए जाने की संभावना है। और इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, तो यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन है जिसमें बात की जा रही है रिजर्व या फिर रिसोर्सेज के बारे में कि सॉलिड फ्यूल और मिनरल कम्युनिटी है ये 1997 की। तो इसका ये पर्टिकुलर कन्वेंशन है जिसके बेस पर यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये इंफ्रारेड है, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये अनुमानित है। फिर यहां पर नेक्स्ट आता है, ये आता है इंडिकेटेड, और फिर आता है मेजर्ड, यानी कि जिनको माप लिया गया है, अब प्रूवन हो गया है। यानी कि जब इस कैटेगरी में आप लोग आ जाते हो तो इसका मतलब है कि भाई साहब ये है, अब आप लोगों को मानना पड़ेगा, हमारे पास में ये फैक्ट है, हम लोगों ने चीजें चेक कर ली है। तो इसका मतलब यह कि अब हम लोगों ने बिल्कुल उसको एक तरीके से कि प्रूफ कर दिया है कि इतना तो है ही कम से कम। तो ये वाली चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके बेस पर यहां पर डेफिनेशन दी जाती है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसके बारे में जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कितनी मात्रा में है, यहां पर एक तरीके से अनुमान लगाया जाता है और फिर उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं, यहां पर उसको खोजते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है या नहीं है। तो फिर यहां पर उसका एक एस्टिमेशन लगाया जाता है, अनसर्टेन जो यहां पर एक तरीके से जो क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है उसके बारे में अंदाजा लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यूएनएफसी है, जिसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन आप लोग ये क्लासिफिकेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और ये 1997 में आया था। यानी कहने का मतलब यह कि इसके ऊपर भी एक हमारे पास में प्रॉपर प्रोग्राम है, हवा में बातें यहां पर नहीं हो रही है। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये अगर कोई भी ऐसा कहीं पर भी कोई चीज देखने को मिलती है, कोई रिजर्व है, कोई रिसोर्सेज है, कहां पर मिनरल कमोडिटी पाई जाती है, क्या क्या स्टैंडर्ड है, तो इंटरनेशनल लेवल के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये डेवलप किया गया था यूएन इकोनॉमिक जो कमीशन है फॉर यूरोप के लिए। और आज के डेट में स्टैंडर्ड ऐसे हो गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, कहीं ना कहीं दुनिया उनको मानने लगी है। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई चीज चल गई तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये हम लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं बैठ गया है। आप लोग खुद देख लो, इंग्लिश को एक ऐसी लैंग्वेज माना गया है आज की डेट में जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश आ जाती है तुमको तो तुम बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हो। यानी कि अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती है तो तुम पढ़े लिखे इंसान नहीं हो। ये आज की डेट में एक ऐसा पैमाना सेट कर लिया गया है, ये खासकर उस दुनिया के द्वारा जो दुनिया ने दुनिया के ऊपर रूल किया है। यानी कि अगर आज के डेट में सोचो जो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा प्रेफर की जाने वाली ये लैंग्वेज है। अगर अंग्रेजों की जगह हमारे देश के राजा रजवाड़े जो भी हुआ करते थे पास में, उनके द्वारा अगर दुनिया के ऊपर रूल किया जाता, सोचो तब क्या होता। ठीक है, आप लोग सोच सकते हो एक मिनट कि अगर जो हमारे देश में जैसे बड़े बड़े महान महान राजा हुए, उन्हें अगर दुनिया पर रूल करते तो आज दुनिया जो है वो हिंदी बोल रही होती
और इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल लैंग्वेज हिंदी होती और लोग हिंदी सीखने के लिए मर रहे होते। इंग्लिश तो फिर भी आसान है, उसके अंदर तो मिला जुलाकर 26 शब्द हैं। अगर हिंदी सीखने की बात आती तो तब सबके पसीने छूटते, तब आती समझ में, ठीक है, और हम मजे लेते। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो जो पैमाना उनके द्वारा सेट कर दिया गया है, कहीं ना कहीं हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी को एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रमोट करता है। तो इसके तहत इनके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कुछ कुछ मुद्दों के बारे में कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पर काउंट करते हो। तो उसी के चलते कुछ कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर G4, G3, G1, D2, तो यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे। ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया। जैसे पहला बोला गया रिकॉनेसेंस, तो यहाँ पर ये इसको G4 इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया है। तो इसका मतलब होता है, वैसे तो बोला जाए किसी चीज को टोहना या फिर टटोलना, तो ये रिकॉनेसेंस आप लोग बोल सकते हो। वैसे इसको सैनिक एक परीक्षण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रिलिमिनरी जो एक्सप्लोरेशन होता है, यानी कि नहीं कहते कि पहले प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, तो ये G3 आप लोग इसको बोलते हो। फिर जनरल एक्सप्लोरेशन होता है और फिर डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये पूरा 4 स्टेजेस में यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके बेस पर हम लोग बताते हैं कि अच्छा यहाँ पर क्या है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया। अभी ये किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में ये पर्टिकुलर एरिया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया का कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ से इस चीज़ से बढ़ जाएगा, जैसे जैसे ये चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आने वाली है। इसके चलते क्या होगा, एक तो दुनिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट, वो हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। रिचार्जेबल जो बैटरी है वो हम लोग अपने ही देश में बना पाएंगे। हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बूस्ट आएगा, क्योंकि अगर इतना सारा मिल जाता है कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे, तो कैसा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लीन एनर्जी के जो टारगेट है कई बार इसकी वजह से नहीं पूरे हो पाते हैं, वो भी हमारे पूरे होते हुए आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये इसीलिए इतना हाउल्ला यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग सिस्टमेटिक वे में इसका दोहन कर पाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी। और जिन जिन देशों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते थे, कहीं ना कहीं वो भी डिपेंडेंसी हमारी कम होती नजर आएगी। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को कई सारे देशों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने पड़ रहे थे ताकि हम लोग को यहाँ पर लिथियम मिल जाए। और वो देश कौन से थे, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पर ये 3 कंट्री हैं, इनको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। बेसिकली इतना ज़्यादा लिथियम यहाँ पर पाया जाता है दुनिया का, तो इसके चलते यहाँ पर ये लिथियम ट्रायंगल बोल दिया गया है इनको। और इसके अंदर में बेसिकली ये लिथियम जो पाया जाता है, अच्छे अच्छे देश इनके साथ में अच्छे रिलेशन रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लिथियम की रिक्वायरमेंट है, तो हम भी इनके साथ में अच्छे रिलेशन जो है वो स्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि हमको भी व्हाइट गोल्ड मिल सके। जी हाँ, ये वही लिथियम है जिसको आप लोग व्हाइट गोल्ड के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। वैसे तो इसका सिंबल जो है हम लोग इसको Li बोलते हैं। सॉफ्ट सिल्वर और व्हाइट मेटल आप लोगों को देखने को मिलेगा। लाइटेस्ट मेटल है और एक तरीके से लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। हाईली रिएक्टिव एक तरीके से बोल सकते हैं और फ्लेमेबल भी है, इनके इसके अंदर आग भी लग सकती है। इसीलिए इसको जब रखा जाता है तो इसको मिनरल ऑयल के अंदर में हम लोग रखते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये इसको नेचुरली अगर रखोगे तो यहाँ पर एक तरीके से ये एक बहुत ही रिएक्टिव प्रक्रिया का आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक तरीका एल्काइल यानी कि क्षार धातु देखने को मिलती है, जो कि काफी रेयर है, दुर्लभ है, ऐसे नहीं कि कहीं भी पड़ी हुई आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसीलिए इसकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है और इसकी डिमांड की वजह से इसका मार्केट में प्राइस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है रिसेंटली। जब से सबने रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस देना स्टार्ट किया है तब से लेकर तो ये समझो कि भाई साहब इसको ऐसा लग रहा है कि आज के बादशाह हम हैं, यानी कि जो भी आएगा हमारे बारे में बातें करेगा और जिस देश के पास में है उसको लग रहा है कि अब तो सब हमारे आगे हाथ फहराएंगे। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं तो कितनी लार्ज स्केल पर इसकी जो एक तरीके से इसकी जो एक मार्केट में डिमांड बढ़ती हुई जा रही है। मैंने बताया ना अभी यहाँ पर ये सारी चीजें बैटरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो ग्लासेस है और जो आप लोगों को कई और सारी चीजें जो हैं यहाँ पर उसमें जैसे ट्रांसपेरेंस की जो चीजें बनाते हैं ना, जैसे एक के तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में ये ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है, खासकर लिथियम जो है वो यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर और हाई वॉल्यूम इन्वायरमेंट के लिए। लिथियम जो है काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लिथियम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में तो जिसके पास में है, इसीलिए यहाँ पर इतना हाउल्ला हो रहा है कि वो अपने यहाँ का बादशाह है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात बोली कि लिथियम पाए जाने के बाद में लोग जो है वो इतना हाउल्ला क्यों मचा रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर
कहां कहां पर कितना परसेंट लिथियम जो इस्तेमाल आज की डेट में हो रहा है। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो ये अलग अलग एरिया में इसका इस्तेमाल आप लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बैटरीज में, पोर्टेबल जो बैटरीज होती है, बैटरीज जो प्राइमरी, इसी के साथ में और भी सारे देख सकते हैं, ग्लासेस हो गए, लुब्रिकेंट्स, एयर कंडीशनर, हर जगह आप लोग कोई ना कोई इसका इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैंने बोला कि आज की डेट में लिथियम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स यहां पर हो गया, खासकर जिससे कि यहां पर अगर मिल रहा है तो वो बहुत ही बड़ी बात है यहां पर, ठीक है। इसकी जो आज की डेट में एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं, जब से हम लोग चीजें देख रहे हैं, इसी के साथ में ये लिथियम आयन बैटरी जो है वो एक तरीके से अच्छी होती है, खासकर जब एक लॉन्गर टाइम के लिए उसको यूज किया जा सकता है। हाई एनर्जी उसके अंदर में आप लोग स्टोर कर सकते हो और काफी लार्ज स्केल पर यूज भी कर सकते हो। तो ये फायदे हैं उसके पर, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे तो कुछ नुकसान होंगे। जी हाँ, कुछ नुकसान भी होंगे। वो नुकसान क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि कोई भी चीज जब निकालनी होती है तो वाटर रिसोर्सेज उसकी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूटेड होता है और कई बार पानी जो है बहुत ज्यादा यूटिलाइज भी होता है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए बोला गया कि वाटर जो है काफी ज्यादा पोल्यूटेड होता है कई बार इसकी वजह से, और इसी के साथ में ये अनसस्टेनेबल जो वाटर टेबल है उसको भी रिड्यूस करता हुआ और यहां पर नजर आता है। अगर दिक्कत देखने को मिले तो यहां पर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देखने को मिलेगा। पानी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा मिसयूज पानी होता है जब यहां पर इसको निकालते हैं और यूज करते हैं। इसी के साथ में फर्टाइल लैंड को जो है वो बेकार करता हुआ ये नजर आता है। सांस की बीमारी किसी को है तो बहुत ज्यादा दिक्कत उसमें आप लोगों को ये डालता हुआ नजर आएगा। इसके साथ में यहाँ पर जो प्रोड्यूस किया जाता है मैसिव माइनिंग वेस्ट जनरेट करता है जब इसको निकाला जाता है, और इसी के साथ में टेम्पर करता है वाटर साइकिल को भी, यानी कि पानी पे तो एक ह्यूज इंपैक्ट ये डालता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज जब आप लोग देखो तुरंत एक्साइटेड मत हो जाओ, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हम लोग को देखने होते हैं। बताता हूं आप लोगों को, जब पहली बार पॉलिथीन जो है वो दुनिया में बनाया गया था तो ऐसा लग रहा था कि पॉलिथीन से अच्छी कोई चीज नहीं है। वाह यार, गलती भी नहीं है, कितने लंबे समय तक आप लोग इसको रख सकते हो, पानी भी ला सकते हो, दूध भी ला सकते हो, सारी चीजें इसके अंदर डाल सकते हो। आप लोगों को जो है पेड़ बचाने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब इतने सारे उसके फायदे बता दिए गए जिसकी कुछ हद नहीं है। वही पॉलिथीन और वही प्लास्टिक जो है आज की डेट में हमारे गले की फांस बन चुकी है। तो कोई भी चीज अगर दिख जाए ना तो एक तुरंत एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स आप लोगों को यहाँ पर समझने चाहिए, तभी आप लोगों को चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि कहाँ कहाँ पर कितना लिथियम जो है वो पाया जाता है, लिथियम के रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है। तो हमारे देश के अंदर में एग्जैक्टली कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं था कि बहुत ही बड़ा रिसोर्सेज है, छोटे छोटे तो आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिल जाते थे, पर लेकिन अब हमारा देश भी यहाँ पर एक अच्छे रिसोर्सेज की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर काउंट होता हुआ नजर आएगा। और खासकर जब से यहाँ पर 2019 का याद रखेगा, अब यहाँ पर आप लोगों को पूछ ले कोई नोबेल प्राइज 2019 में, आप लोग बोलो यार 2019 का नोबेल प्राइज पूछ लिया, ऐसा कैसे पूछ लिया? ऐसा इसलिए पूछ लिया क्योंकि लिथियम जो है वो न्यूज में आ गया है, और लिथियम आयन बैटरी के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2019 में दिया गया था। तो तीनों पर्सनैलिटी के नाम अब आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं, कल को क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हो। मैंने तो आप लोगों को बोला भी था कि जब भी किसी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, एटलीस्ट 2 साल के आप लोगों को नोबेल प्राइज विनर के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। वो एग्जाम में पूछ ही ले जाते हैं, पर लेकिन अगर न्यूज में कोई आ जाए तो उस साल का भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आसानी से आप लोगों की झोली में आकर गिर जाता है। थोड़ा सा एफर्ट डालना है आप लोगों को और आप लोग आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए यहाँ पर नजर आओगे, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ पर। बाकी लिथियम के बारे में बताया जा रहा है कि कहां कहां पर कितना देखने को मिलता है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं लिथियम जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। रिजर्व के बारे में बात की जा रही है। चाइना, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और अदर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में एक पूरा एक रॉ मटेरियल की सप्लाई के बारे में यहां पर बात की जा रही है। फिर से ध्यान रखिएगा, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। एक है कंट्री सप्लाई कर रही है, इसका मतलब वो निकाल रही है। एक कंट्री के पास में रिजर्व है दुनिया भर का और उसने निकाला नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें कई सारे बोलेंगे सर आपने तो बोला था वहां बहुत ज्यादा लिथियम पाया जाता है, सप्लाई तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो सप्लाई ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, तो वही बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अपने देश की तरफ को थोड़ी सी नजर डालते हैं। हमारे देश के अंदर में अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे कि हमारे देश में लिथियम कहां पर है, तो कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो साउथ कर्नाटका का मांड्या डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर लिथियम जो है पाया जाता है। हमारे देश के अंदर में काफी अच्छे लेवल पर खासकर बात करें तो यहां पर यह माना जाता है कि एस्टिमेशन है कि यहां पर 14,000 के करीब टन जो है एक एरिया आप लोगों को लिथियम का देखने को मिलता है। और कई सारी अदर पोटेंशियल साइट भी बोली जाती हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, ठीक है। बिहार के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर भी अगर आप लोग बोलो तो, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर कि उड़ीसा और खासकर छत्तीसगढ़ के अंदर भी यहाँ पर एस्टिमेशन आप लोग लगा सकते हैं।
इसी के साथ में कुछ राजस्थान के अंदर में और कुछ यहाँ पर रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर भी यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यानी कि एक्सपेक्टेशन ये है कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिल सकती हैं और कुछ कुछ यहाँ पर मिल भी रहे हैं। तो यहाँ से आने वाले टाइम में हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर वाला एक ऐसा एरिया अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि काफी लार्ज स्केल पर और ज्यादा न्यूज में आएगा। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट जो है अपने देश में अगर नहीं है तो दूसरे देश से यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रही है। तो हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मैं बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया था अर्जेंटीना के साथ में, ताकि यहां से लिथियम हम लोग लेकर आ सकें अपने देश के अंदर में। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहां पर, ताकि अपनी जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा कर सकें। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया यहाँ पर लिथियम के बारे में, हमारे देश के अंदर में कई सारे इंस्टीट्यूट है। जैसे यहाँ पर बात करूं, कई सारे इंस्टीट्यूट, खासकर कई सारे इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा यहाँ पर एविडेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं कि कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो लिथियम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और खासकर फर्स्ट टाइम जो लिथियम जो एलआई है उसका प्रोडक्शन जो है वो आज के डेट में आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, ये एक तरीके की ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं एक नहीं, जैसे स्टार जो सूरज चमकता है बिल्कुल उसी तरीके से लिथियम है यहाँ पर आज के डेट में। ठीक है, एक इंडस्ट्री के तौर पर बहुत ही अच्छे लेवल पर ये डेवलप किए कर इसको यहाँ पर एक इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप कर बहुत सारे लोगों को रोजगार वगैरह भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं हमारे देश में जो मिला है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी इसी के साथ में आप लोगों की कवर हो जाएगी। एस्टेब्लिश किया गया था 1850 में ब्रिटिश टाइम पे, इनके अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कोयला वगैरह जो डिपॉजिट है हमारे देश के अंदर में। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इनके द्वारा काम क्या था, ये रेलवे के ट्रैक लगा रहे थे, तो बहुत सारी चीजें तो इनको खुदाई में उस टाइम पर ही मिल गई। पर आजादी के बाद में यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक साइंटिफिक ये एजेंसी है हमारे देश के अंदर में, जिसका मेन फंक्शन ये कि नेशनल में जहां जहां पर भी आप लोगों को मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं उनका असेसमेंट करना, अच्छा यहाँ पर ये चीजें हैं उसको देखना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कोलकाता में देखने को मिलेगा, पर ऐसा नहीं है कि कोलकाता में ही है, इसके रीजनल ऑफिस भी हैं, जैसे लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में, शिलोंग में और कोलकाता में। इसके साथ में बात करें यहाँ पर एवरी स्टेट हैज ए स्टेट यूनिट। जब बात करते हैं यहाँ पर कि हाँ अपने अपने एरिया पर भी खुदाई करनी है, अपने एरिया पर कोई काम करना है, तो स्टेट के लेवल पर आप लोग को स्टेट की यूनिट भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक इस तरीके से मैंने चीजें आप लोगों को सारी बता दी कि कहाँ पर पाया जा रहा है, किस तरीके से कंडीशन है। तो ये हो गया टॉपिक को अच्छे से कवर करना। प्रोज एंड कॉन्स तक भी आप लोगों को बता दिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, फायदे क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, नुकसान भी क्या क्या हो सकते हैं, वो भी चीजें मैंने आप लोगों को सारी गिना दी हैं। नोबेल प्राइज इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ कहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर होगी। ठीक है, अभी क्या यहाँ से कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। पहले तो आप लोग यहाँ पर ये देखिए, आंसर राइटिंग के लिए अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी हो तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि लिथियम आयन बैटरी जो है आर द बून ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन। यानी कि लिथियम आयन बैटरी एक वायरलेस टेक्निक के लिए क्रांति है, कहीं ना कहीं एक वरदान आप लोग बोल सकते हैं। ये इसके संदर्भ में आप लोगों को बताना है कि सिग्निफिकेंस क्या है और क्या क्या आप लोगों को चैलेंजेस देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। तो ये है क्वेश्चन। क्या यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो देख लो आप लोग खुद से। यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, हालांकि बेसिकली। ठीक है, बात की जा रही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मेटल कॉन्स्टिट्यूट द लाइटेस्ट मेटल एंड द हैवीएस्ट मेटल। ये रेस्पेक्टिवली आप लोग यहाँ पर ये बताने हैं। लिथियम, मरकरी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा सकता है कि पूछा जा चुका है। लिथियम, ओस्मिनियम, इसी के साथ में एल्यूमिनियम, ओस्मिनियम, इसी के साथ में एल्यूमिनियम और मरकरी। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछे तो सही आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। लिथियम का आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है और ओस्मियम का जो एटॉमिक नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 76 आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। ठीक है, ओ ऐसे यहां पर बोल सकते हैं। तो ये लाइटेस्ट और हैवीएस्ट जो आप लोगों को यहां पर मेटल देखने को मिल रही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में कि लिथियम ट्रायंगल कंट्री में कौन कौन से देश आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो चिली, ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना। सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने की एप्लीकेशन लिथियम आयन के क्या है यहाँ पर बेसिकली लिथियम के, तो ग्लास और सेरेमिक, इसी के साथ में बात की जा रही है एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल और लुब्रिकेंट्स। सही आंसर क्या है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है यहाँ पर इन्फर्ड रिसोर्सेज के बारे में। तो बात की जा रही है कि रिसोर्सेज जो कौन से रिसोर्सेज हैं, तो बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज फॉर विच क्वांटिटी ग्रेडेड और मिनरल कंटेंट आर एस्टिमेटेड ओनली विद अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि हाँ ऐसा कुछ है, कॉन्फिडेंस है भाई साहब, प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, तो वाली बातें हैं। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो भी गैदर की जाती है लोकेशन के बेस पर, तो उसी के बेस पर फिर चीजें ड्रिल वगैरह करके और फिर यहाँ पर देखा जाता है लिमिटेड और अनसर्टेनिटी क्वालिटी यहाँ पर चेक की जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इसके बारे में करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था 1850 में, बोला जा रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947 में। यहाँ पर ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंडर में आता है। इसी के साथ में मेन फंक्शन क्या है कि हाँ असेसमेंट करना जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में बोला गया है। तो ये टोटल मिलाकर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप लोगों के 5 क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो एक एक कर आंसर देख लेते हैं। पहला जो इसका आंसर एक्सप्लेनेशन है सी, ये भी मैंने सारी डिटेल आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करी यहाँ पर, तो सी आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं और बता दिया करो आप लोग कितने मार्क्स आते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें क्वेश्चन में अपने मार्क्स जरूर बताया करो, जो क्वेश्चन में अटेम्प्ट कराता हूँ गिनने के बाद में कि कितने मार्क्स आप लोग के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर इन्फर्ड रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, तो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में बात की जा रही है। तो हाई लेवल नहीं है, लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ऐसा कुछ मिला है, ठीक है। मैंने बताया था ना यहाँ पर हाई लेवल नहीं होता है, ओके। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया, ये स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, पूछा गया था कि क्या है यहाँ पर इनकरेक्ट, तो ये ध्यान से देखना था। तो कोई सी भी इनकरेक्ट नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये आप लोगों से डिस्कस किया है। तो टॉपिक को तैयार करना इसको कहते हैं। अब जो लिथियम आयन बैटरी ये से रिलेटेड कोई भी अगर मुद्दा आप लोगों से पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा। तो आगे तक के लिए तैयार होगी सारी चीजें, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को बता दिया क्या क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, फीडबैक जरूर देना जैसे भी लगता है, लाइक या डिसलाइक कर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कि हाँ सर यहाँ पर डाउट है, ठीक है। आइए अब बात करेंगे एक टेस्ट सीरीज के बारे में, छोटी सी टेस्ट सीरीज रहेगी। नंबर बताया करो आप लोगों के कितने आते हैं इसमें, और इसी के साथ में जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं पहले भी, टोटल मिलाकर जितने क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें बताया करो कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। कौन सी कंट्री है, बोला गया कि विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद यहाँ पर स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, इसके साथ में बताना है यूके, यूएसए, इंडिया या फिर रसिया। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कि विच टेक मेजर इज डेवलपिंग द बार्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। ये डिस्कस किया था मैंने टॉपिक जब यहाँ पर चैट जीपीटी और बात की थी एक पर्टिकुलर जो उसके बारे में। आंसर आप लोग बताइए, ठीक है, वरना नाम मुंह से निकल जाएगा मेरे। फिर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा या फिर ट्विटर। सही आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है TREDS, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांजेक्शन। तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये फार्मा कंपनीज या फिर यहाँ पर एक्सपोर्टर, MSME या फिर बैंक। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस जो कि है विच कंट्री के द्वारा, ईगल 44 या फिर यहाँ पर ये बात की जा रही है ओघव 44। किसका है यहाँ पर, ये ईरान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल या फ्रांस। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। यूनियन बजट 2023 में यहाँ पर अभी एलोकेट किए गए 2516 यानी कि 2500 करोड़ रुपए जो हैं ये कंप्यूटराइजेशन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो यहाँ पर किसके लिए, यहाँ पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक ऐसा आर्टिकल है बहुत ही तसल्ली में मैंने डिस्कस किया था, बहुत ही पढ़ा कर, मतलब डिटेल में जिसको कहते हैं। तो बताइए सही आंसर क्या है, ठीक है। CSET का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए अच्छे से, फिर आंसर आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले अब आप लोगों के सामने है यहाँ पर लेक। देखिए अब तक आप लोगों के लिए कई सारी चीजें मैंने कवर की हैं यहाँ पर, कहीं आप लोगों के लिए जो कितने पर्वतमालाएं कवर की हैं, कहीं आप लोगों से यहाँ पर आइलैंड कवर किए हैं। अब यहाँ से मैं लेक कवर करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की लेक भी जो है वो हो जाए। और खासकर ये रामसर साइट वाली सारी लेक आप लोग यहाँ पर आती हुई नजर आएंगे, तो इसलिए याद रखिएगा। वुलर लेक से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलती है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, कश्मीर वाले रीजन में, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये जो बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, वहां पर आप लोगों को बेसिकली ये नजर आती है। और इसी के साथ में जो लेक है ये फॉर्म होती है टेक्टोनिक एक्टिविटीज के थ्रू जो फीड की जाती है झेलम और इसी के साथ में
स्ट्रीम है यहाँ पर बेसिकली ये झेलम की स्ट्रीम है, और ये जो बेसिकली झेलम जो रिवर है, और इसी के साथ में यहाँ पर माधुमती, ठीक है, इसके साथ में कनेक्टिविटी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर जो बेसिकली जम्मू के अंदर में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कम से कम लेक आप लोगों से मैच करने के लिए आएगी, तो आप लोगों के माइंड में अगर कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो अच्छे से आप लोग आंसर बना पाओगे। तो इसलिए बेसिक पर्पज यहाँ पर यही है, ताकि उसको कनेक्टिविटी आप लोग की बनाई जा सके। और देखो जितनी चीजें आप लोग रिकॉल करते रहोगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा लंबे समय तक चीजों को याद रखने में, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज। आइए देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इनके, ताकि आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख पाओ। पहला SOTU, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द यूनियन, ये आप लोगों का SOTU आता है यहाँ पर निकलकर। यूएस के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन साहब के द्वारा रिसेंटली डिलीवर किया गया एड्रेस, ज्वाइंट सेशन था पार्लियामेंट में यूएसए के अंदर में, वॉशिंगटन DC के अंदर में, तो उन्होंने सेकंड SOTU के बारे में बात की यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक तरीके से अकॉर्डिंग टू द अगर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो डिलीवर करते हैं स्टेट ऑफ द यूनियन टू द कांग्रेस, तो उसके नाम को यहाँ पर बेसिकली बुलाता है, जिसमें यहाँ पर बेसिकली ये क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में कुछ कुछ बातें बताते हैं। तो ये यूएसए से रिलेटेड है, आप लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो ऐसे सोर्ट सब पूछ ले जाते हैं। बाकी बार्ड क्या है मैंने डिटेल में डिस्कस किया था जब ChatGPT और यहाँ पर गूगल के बार्ड के बारे में बात की थी, कि गूगल जो है वो कॉम्पिटिशन में आ गया, पीछे नहीं रहने वाला है। तो ये इसका पर्टिकुलर मॉडल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर इसकी एंट्री, रजनीकांत एंट्री है बेसिकली, ऐसा आप लोग बोल सकते हो गूगल की इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है TREDS, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड, इसी के साथ में रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जो कि MSME से रिलेटेड है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से क्या क्या डिस्काउंट, ट्रेडिंग, इनवॉइस सेटलिंग, उनके बारे में यहाँ पर बात करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका स्कोप बढ़ाने की अभी बात की जा रही है, ताकि इंश्योरेंस के फील्ड में भी इसको यूज किया जा सके, इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आया था। तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये क्यों न्यूज में है, तो ये बात की जा रही है ईरान के बारे में। तो ये ईगल 44 या फिर यहाँ पर ओघब, ये 44 जो देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है ईरान के अंदर में, जो रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अपना आपको तैयार कर रहा है, कल को यूएस और इजराइल जो है कई सारे ड्रिल कंडक्ट कराते हैं, तो उनको भी एक तरीके से टैकल किया जा सके। बाकी डिटेल में डिस्कस किया था प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, तो मैंने सोसाइटी के बारे में बहुत ही चीख कर आप लोगों को पढ़ाया था, एक एक पॉइंट माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सी सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, यानी कि 3, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, एक सेकेंड। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर वुलर लेक के बारे में भी जाना, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूं, कुछ अंग्रेजी सिखाता हूं, जिसमें आप लोग अंग्रेजी लिखना, बोलना, समझना, सीखना, सारी चीजें चलेगी आप लोग की। और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी आप लोगों के देखने को मिलेंगे। तो NDA, CDS, SSC बैंकिंग हर जगह आप लोगों को ये फायदा पहुंचा सकता है, ठीक है। सबसे पहला जो शब्द है ये स्टॉव ऑफ, तो यानी कि टालना, चीजों को टाल देते हैं ना, कि आज नहीं कल करेंगे, कई सारे हैं ना, आज नहीं उठेंगे कल उठेंगे, आज नहीं एक्सरसाइज करेंगे कल करेंगे, आज नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल करेंगे। तो ये जो टालने मटोलने वाली जो चीजें होती है, ये काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर है, चीजों को पोस्टपोन करना, टालना, किस किस में ये प्रवृत्ति है, ये आलस का शिकार होते हैं, खासकर वो लोग बहुत करते हैं ये चीज। और इससे क्या होता है, फिर जिंदगी में गंदगी आ जाती है और उसको बोलते हैं स्क्रॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर जिंदगी में अगर आप लोग गंदगी नहीं चाहते हैं, प्योरिटी चाहते हैं, ठीक है, तो ये चीजें करने से बचो आप लोग यहाँ पर, ताकि चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहें। तो ये एक शब्द भी आप लोग यूज कर सकते हैं, गंदगी, डर्टी ना बोलकर स्क्रॉलर बोल सकते हैं आप लोग आने वाले टाइम में। तो नेक्स्ट वर्जन आप लोग की अंग्रेजी का हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप लोग की जिंदगी में प्रिकेरिटी बनी रहेगी, यानी कि अनिश्चितता बनी रहेगी, यानी कि कुछ भी फिक्स नहीं होना, अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी कैसे होती है, जब आप लोग अपनी चीजों को प्लानिंग के साथ में करते हो, सुबह टाइम पर उठे, अपना प्लान बना लिया, उसको लेकर चले, फिर पूरे दिन में एनालिसिस करते रहे क्या क्या फॉलो किया, तो माइंड में सर्टेनिटी आएगी। पर लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर जिंदगी जो है वो दिक्कत में पड़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। इसलिए कहता हूं कि प्लानिंग जरूर किया करो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो बेलकोस हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का मिजाज जो है वो लड़ाकू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चिड़चिड़े रहने लगोगे दूसरे के साथ में लड़ाई करोगे और इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी, तो जिंदगी में इरिटेशन बढ़ती चली जाएंगी, तो जिंदगी में प्यार जो है वो अंदर से निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है बेलकोस। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर, ये आप लोगों ने सुना होगा, कई बार बोल देते हैं कि इंसान जो है अनाथ है, तो ये वर्ड है यहाँ पर फोरलोन, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जिसको अकेला छोड़ दिया जाता है, कई बार अबेंडन कर दिया जाता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, तो ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये शब्द हैं, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना।
फिर से बोल रहा हूँ, फादर्स डे मत भूल जाना, ठीक है। ये याद दिला रहा हूँ, तो फादर से बात जरूर करनी है अपने, ठीक है, पापा से बात जरूर करनी है। अच्छा, बोलते क्या वाला, पापा, फादर, मम्मा, डैडी, क्या बोलते हो बताना जरूर। इसी के साथ में डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, और वहाँ पर आज जो है टेस्ट जरूर देना, जो भी यहाँ पर बेसिकली सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, तो उसका लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।